नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एग्रीमेंटर परिवार के लिए भी बहुत खुशी की बात है और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो है हमारे साथ हमारे स्टाफ मेंबर चंद्रभान झोरड सर, जो कि अभी एज ए असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ये पोस्ट है। और इन्होंने जो है बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से की। उसके बाद उनका एमएससी जो है वो उदयपुर यूनिवर्सिटी से, आपका एमपीयूटी जो यूनिवर्सिटी है वहां से हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो आई थिंक जो एमएससी जो की थी वो एंटोमोलॉजी से की थी। और उसके बाद इन्होंने जो है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, जो कि बीएड के नाम से जाना जाता है, उसको भी किया। तो चंद्रभान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको एज ए असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर बनने के बाद कैसा महसूस आप कर पा रहे हैं? क्योंकि आई थिंक सो, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने उससे पहले कई बार एएफओ के एग्जाम्स के इंटरव्यू दिए और भी बहुत सारे एग्जाम दिए, है ना, लेकिन फाइनली इसमें सिलेक्ट होने के बाद आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, और बनता भी है। देखिए, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि हमारे पास जॉब हो, तो एटलीस्ट अब वो हाथ में है, तो बेसिक सीधी सी बात है कि खुश होना है। लेकिन मैं तो हूँ, लेकिन परिवार की वजह से जो पेरेंट्स हमसे उम्मीद रखते हैं उसकी देखते हुए उसकी तरफ मैं ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि सर क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में सन 2000 के अंदर पहली बार जब पापा हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने गए थे, तो उस टाइम उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर था। उनके मन में ये बात आई होगी कि हमारा बच्चा जो है कल को पढ़ लिख के और कोई जॉब लगेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, जो भी उन्होंने सपने देखे थे। आज सर 2021 के अंदर 21 साल बाद आज वो सपना पूरा हुआ है। तो उनका सपना पूरा हुआ है, तो मुझसे ज्यादा वो खुश है, और वो खुश है इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स अगर खुश होते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स का सपना होता है कि जॉब उसका बच्चा लगे, है ना, या तो एक सक्सेस या मुकाम को हासिल कर लेता है, तो उसके बाद उनके लिए जो खुशियों के आयाम होते हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं ना। तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया बोला कि पेरेंट्स की खुशियों के लिए हमने सब कुछ न्यौछावर किया, और आज उन्हीं खुशियों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए जो सब कुछ न्यौछावर किया था, उनका फल उन हमारे साथ साथ उनको भी मिल गया, है ना। तो वो भी खुश है तो हम भी खुश हैं। बहुत बढ़िया। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद आपने मास्टर भी की, मास्टर करने के बाद एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट का बीएड की तरफ जाना, ये रुझान कैसे रहा? ये सर ऐसा है कि जनरली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में क्या होता है कि वो बीएससी करे, बीएससी के बाद जो उनकी इच्छा उस सब्जेक्ट के अंदर एमएससी करे, एमएससी करने के बाद पीएचडी का रहता है। बिल्कुल कि हम पीएचडी में जाए। लेकिन मेरा सर जो है फंडा स्टार्टिंग से क्लियर था कि पीएचडी तो करनी नहीं है। उसका रीजन ये था कि मुझे रिसर्च में नहीं जाना था। मेरा जो इंटरेस्ट था वो टीचिंग की तरफ ज्यादा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। और फिर संयोग से अभी काफी साल बाद जो है राजस्थान के अंदर जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की एग्रीकल्चर की वैकेंसी स्टार्ट हुई, अभी आई है। अभी दोबारा भी उसमें अनाउंसमेंट हो रहा है कि और आने वाली है पोस्ट। तो कहीं ना कहीं ये था कि फ्री नहीं रहना है, पीएचडी मुझे करनी नहीं थी। और एमएससी के बाद मुझे ये लगा कि अगर फ्री रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर मेंटली प्रेशर जरूर आएगा। तो इस मेंटली प्रेशर को दूर करने के लिए सर ये था कि क्यों ना बीएड कर लें, ताकि ये टाइम भी निकल जाएगा और प्रेशर भी नहीं आएगा। और कल को ये है कि सर अगर एग्रीकल्चर लाइन में जॉब नहीं भी लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इस साइड भी जा सकते हैं। तो सर यही रास्ता चुना। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने एक वर्ड बोला यहाँ पर, मेंटली स्ट्रेस या मेंटली प्रेशर। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उनके ऊपर एक टाइम के बाद जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो उस समय बहुत नॉर्मल होकर देते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर एक स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो होपफुली आपके ऊपर भी ये रहा होगा कि आप जब एग्जाम देने जाते थे तो एक प्रेशर आपके माइंड में होता था। तो आप ये बताइए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको स्ट्रेस की वजह से, कई बार फैमिली स्ट्रेस होता है, कई बार आस पड़ोस में स्ट्रेस होता है ना, कई बार पड़ोसियों का स्ट्रेस होता है, कई बार जो रिलेटिव्स होते हैं उनका स्ट्रेस होता है, अपनी जॉब का स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस को दूर कर कर वो कैसे अच्छे से पढ़ पा सकते हैं, ये प्लीज मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो ये स्ट्रेस है, ये जो एज होती है, इसमें ये स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज है। क्योंकि देखिए सर क्या होता है, हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया, उसके बाद क्या होता है कि आप लगातार फेल हो रहे हैं। फेल होने का मतलब आप पास जाके रह रहे हैं, आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि यार पता नहीं किस्मत में है या नहीं है जॉब, और हम क्या करते हैं वहां से पीछे हट जाते हैं। तो हम उस जगह पे जाके पीछे हटते हैं जहां से हमें नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सफलता हमारे बहुत करीब होती है। और इसमें जो बड़ा रोल रहता है ना सर, इस नेगेटिविटी में, वो आस पड़ोस वालों का बहुत रहता है। मेरी लाइफ में भी सेम हुआ है सर।
मैं तो सर आपको बताऊं कि होली दिवाली घर मुश्किल से 1-2 दिन जाता था। उसका रीजन यही था कि आस पड़ोस वाले जाते ही पहले यही क्वेश्चन होते थे कि भाई इतने साल हो गए बाहर रहते हुए, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी। गांव में 1-2 एग्जांपल होते हैं कि वो तो यहीं रहे थे गांव में, फिर भी लग गए, आप तो इतने साल से बाहर रह रहे हो। तो ये प्रेशर तो सर कहीं ना कहीं आ ही जाता है माइंड में, तो इससे जितना जल्दी ओवर जाए ये बेटर रहता है सर। और इतनी मेहनत करने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मेरा सर। जी, आपने एक नेगेटिव रोल की बात की, तो उसी प्रकार से एक आपकी लाइफ में ये पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल किसका रहा, या मीन्स कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन पर्सन रहे जी सर। जिनकी वजह से आप इस मुकाम को हासिल कर पाए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं माता पिता का ही कहूंगा, क्योंकि देखिए उनका जो रोल होता है उसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। जो है हेल्प के बगैर या उनके सपोर्ट के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर हर उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद देता हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कर्जदार हूँ, जिन्होंने किसी तरीके से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी है हेल्प की है, सपोर्ट की है मुसीबत के समय, या गाइड किया है, जैसे जितने भी सीनियर्स हो गए हमारे। जी, 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 इसके बिल्कुल। अलावा सर जो और कोई भी पर्सन है जो स्टडी से रिलेट में नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सजेशन अगर हमें दिया है, वो हमारे काम आया है, तो हर उस पर्सन का रोल रहा है सर लाइफ में। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जैसे कि हमारी लाइफ में हर पर्सन का, हमारे दोस्तों का, हमारे मतलब पेरेंट्स तो वो चीज है जिनका रोल होता ही होता है। पेरेंट्स और टीचर का कभी भी रोल हम मतलब वो कहते हैं ना झुठला ही नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, और खासकर जिन्होंने हमें एक उस कंडीशन में हेल्प की थी जिस कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, है ना, और जो मोटिवेट करते हैं या किसी भी प्रकार से। कई बार क्या होता है, जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन बोल रहे थे ना, तो उसमें बिल्कुल सही बोला आपने कि उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के बिहाफ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है अपने यहाँ तक इस मुकाम को पहुंचने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, किस प्रकार से आपने जो एक टाइम टेबल की बात करें, या फिर आपका जो है हर रोज जो टाइम शेड्यूलिंग था आपका, या कितने घंटे आप पढ़ते थे? जैसे मोस्टली जब कोई पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलता है कि 16 आवर 18 आवर, क्या इतने आवर वाकई में आप सोचते हो कि आपको पढ़ना मतलब चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं सर, देखिए मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, और पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर ये लाइन ही ऐसी, अगर एग्रीकल्चर लाइन में आप देखोगे तो इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो मोस्टली फार्मर बैकग्राउंड से होते हैं। जी बिल्कुल। अब फार्मर्स हैं, उनके पिता अगर किसान हैं, तो जनरल सी बात है कि उनको हेल्प भी करनी पड़ती है, उसमें भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है पूरा दिन पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, लेकिन आप चाहे 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तब सिर्फ पढ़ो। उस समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। अदर कोई भी है उस समय मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप जितना टाइम स्टडी को दे रहे हो, अब वो चाहे कम दो, आपका अगर बिजी शेड्यूल है कोई दिक्कत नहीं है, आप कम टाइम दो, 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, लेकिन जितना पढ़ो उसमें सिर्फ पढ़ो। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर हम 2 घंटे भी दे रहे हैं तो केवल हमारा स्टडी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जैसे आप लोग प्रिपेयर करते हैं नोट्स ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, हमें कैसे अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो चीज आप उसके लिए क्या बोलना चाहोगे बच्चों को? देखिए सर, मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो कोई से भी लेवल का एग्जाम हो, सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को ओवरव्यू करना चाहिए, उसको देखना चाहिए अच्छे से। फिर हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके ऊपर जरूर जाना चाहिए। उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जो क्या एग्जामिनर जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उनको छांट लो आप अलग से, और फिर उनसे रिलेटेड जो है स्टडी अच्छे से करवाओ, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम ऐसे क्वेश्चंस या बात करें ऐसी चीजों को लेके बैठ जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होती, लेकिन हम उसके चक्कर में वो चीजें छोड़ देते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप सिलेबस को देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो, और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है नोट्स तैयार करो उसके, और उन जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस। जी। तो एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे मतलब लगातार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो आप उनके लिए मोटिवेशन के तौर पर लास्ट में ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो रेगुलर अपनी प्रिपरेशन कर
कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मैसेज कॉल करते रहते हैं ना। अभी भी जैसे बहुत सारे कॉल मैसेज होंगे कि सर ना मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका हूँ, प्रिपरेशन करके थक चुका हूँ यार, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब की ओर जाऊं या गवर्नमेंट जॉब की ओर जाऊं। तो उनका ये जो क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या आंसर करना चाहोगे? देखिए सर, मोटिवेशन के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक तो आप रेगुलरिटी रखो। जो रेगुलरिटी है वो बहुत जरूरी है। आपकी ये मान के चलो कि आपका अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप पूरे दिन में से कोई 1 या 2 घंटे ऐसे डिसाइड करो जब आपको पढ़ना है, और उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्टडी को लेके यानी कि जो सब्जेक्ट है उसमें इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, मत पढ़ो एक बार उसको। आप कुछ और पढ़ो, अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, कुछ बुक्स पढ़ो, चाहे कहानियों की बुक्स पढ़ो, लेकिन उसको एक हैबिट बना लो कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। अगर वो हैबिट बन गई आपकी, तो धीरे धीरे अपने आप सब्जेक्ट पे भी आ जाओगे। और उस टाइम जो आप ये जो बात करें, जो मोटिवेशन के लिए अगर मैं ये कहूंगा कि आप जो टाइम डिसाइड कर रहे हो, उस टाइम आपको किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, आपका बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, हम ये कहें कि शादी जो है वो अटेंड करनी है, या बहुत सारी जरूरी चीजें हो जाती है, चाहे कुछ भी हो, आपको वो 1 या 2 घंटे तो निकालने है सर, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं सर कि कई बार ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अपना 2 घंटे का शेड्यूल है, कल कर लेंगे, कल 4 घंटे पढ़ लेंगे, आज 2 नहीं पढ़ पा रहे हैं, परसों 6 पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो सर जुड़ते जाता है जो टाइम, इसकी वजह से क्या होता है, 2 से 4 दिन के बाद टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का धीरे धीरे मन भी हटने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन हमें बनानी नहीं है सर। जी, तो बिल्कुल जो इन्होंने बोला कि एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर रेगुलरिटी हम मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है कि चाहे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट, जैसे इन्होंने बोला कि अगर हम रेगुलर हैं तो डेफिनेटली उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे हम कोई नेगेटिव हैबिट है हमारी चाय पीने की, तो वो भी हमारी एक आदत बन जाती है ना, हमें चाय के बिना जाग भी नहीं आती है। तो डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव चीजों को भी इसी प्रकार से एनरोल करेंगे तो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा, और होपफुली आगे भी अगर आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और थैंक यू सो मच चंद्रभान जी कि आपने ये सेशन दिया और आपने बताया कि कैसे आप यहाँ पर सक्सेस पहुंचे। और भगवान करे कि आप और आपके माता पिता सब खुश रहें और आने वाले टाइम में आप और सक्सेस को ग्रैब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।